गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल JRM एजुकेशन हब में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर 10 चल रहा है, उसके कुछ हम टॉपिक जो हैं वो कवर कर चुके हैं और जो बचे कुछ रिमेनिंग जो टॉपिक्स बचे हैं वो आज हम उनको क्या करने वाले बेटा, आज उनको हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। क्या करने वाले बच्चा, कवर करने वाले हैं। तो सभी लोग नोटबुक पेन लेके बैठ जाइए और आज हम करते हैं क्या शुरू, इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या हीटिंग इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है बेटा, जिन्होंने लास्ट की 3 वीडियो नहीं देखी हैं, पार्ट 3 कंप्लीट, पार्ट 4 है, ठीक है, जिसमें आज ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है वो कवर होने वाला है। ठीक है चलो, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम आपको पता ही इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले, इलेक्ट्रिक सर्किट में किस तरीके से हीटिंग इफेक्ट होता है वो देखने को आपको मिलेगा। ठीक है बच्चा लोग, चलें शुरुआत करते हैं। चलो बच्चा लोग, तो एक डेफिनेशन में लिखी है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की, क्या कि इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअली गेट डिसिपेटेड एंटायरली इन फॉर्म ऑफ हीट, दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। वो कह रहा है कि कोई भी अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, क्या बेटा देखो हीटिंग इफेक्ट कब होता है। हीटिंग इफेक्ट नॉर्मली मैं आपको बता दूं होता क्या है। आपने देखा होगा कोई वायर है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है बेटा, करंट फ्लो हो रहा है। तुम देखो वायर कभी कभी क्या जाती है, हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो वो उसका हीटिंग इफेक्ट है। क्या बेटा, हीटिंग इफेक्ट इसका, इलेक्ट्रिक सर्किट का और इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, मतलब कोई भी चीज, अब ये हीट होता क्यों है ये मैंने आपको कल बताया था। करंट को रोकने का काम, एक बार बताओ, मान लो 2 बच्चे हैं, ठीक है, आमने सामने से आ रहे हैं। एक बच्चा दौड़ता हुआ जा रहा है और रास्ते में एक बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक है। अब आमने सामने खड़े हैं और सामने वाला बच्चा ये कह रहा है कि मैं तुझे आगे जाने नहीं दूंगा, ठीक है। तो उन दोनों में क्या होगी, लड़ाई होना स्टार्ट हो गई। अब जब लड़ाई स्टार्ट होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पहला वाला बच्चा जो दौड़ के जा रहा था उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी तो वेस्ट होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। और जो बच्चा वहां खड़ा हुआ है वो क्या है, वो रेजिस्टेंस है। क्या है, वो उसे रोकने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चा लोग, वो उसे रोकने का काम कर रहा है बच्चा, जो एक लड़का खड़ा हुआ है। और जो दौड़कर जा रहा था उसको हम क्या बोलेंगे, वो करंट था। क्या था बेटा, करंट। और एक बात बताओ, जब आपस में लड़ेंगे वो तो ऑब्वियस सी बात है हीट उठेगी कि नहीं उठेगी, उनके बीच गर्मी आएगी नहीं आएगी। जब लड़ाई होगी तो पसीने भी आएंगे उन्हें। उसी तरीके से इसमें भी क्या होता है कि जब करंट फ्लो होता है और जब रेजिस्टेंस उसको रोकता है तो क्या होता है, हीट क्या होती है, जनरेट होती है। क्या होती है बेटा, हीट जनरेट होती है। तो यही फेनोमेना यहां पर है कि क्या होता है, मान लो एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, प्योरली रेजिस्टिव है, उसमें क्या है, टोटल क्या पाया जा रहा है, रेजिस्टेंस पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है बेटा, रेजिस्टेंस। टोटली रेजिस्टिव बोल दिया उसने, प्योरली रेजिस्टिव मतलब पूरी तरीके से वो क्या है, रेजिस्टिव है। ठीक है चलो, फिर क्या बोला उसने, द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअली गेट डिसिपेटेड एंटायरली इन फॉर्म ऑफ हीट। तो जितना भी करंट और एनर्जी जो होगी ना वो सारी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, ऑब्वियस सी बात है, जब पूरा क्या कहते हैं, जो भी कंडक्टर दे रखा हो या फिर कह सकते हैं जो भी सर्किट दे रखो उसमें पूरे रेजिस्टेंस रखा हुआ है और कितना भी करंट भाग जाए उसको क्या करेगा, वो हीट में कन्वर्ट कर देगा। कौन, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वो पूरी एनर्जी को और पूरे करंट को किस में कन्वर्ट कर देता है, हीट में कन्वर्ट कर देता है। तो इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। समझ आया कि नहीं, समझ आ गया हो तो एक बार सभी लोग लाइक कमेंट और शेयर ठोक देंगे और दबा के सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये था हमारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या था, हीटिंग इफेक्ट। तो हीट को मतलब H से डिनोट करेंगे हम, ठीक है बेटा। तो हीट का फॉर्मूला होता है P इंटू टी। क्या होता है, P इंटू टी। हीट को तुम एनर्जी कह लो या फिर हीट कह लो, दोनों एनर्जी ही है। या एनर्जी कह लो या फिर हीट कह लो, दोनों बराबर ही है। ठीक है बेटा, चलो बात करते हैं। तो हीट बराबर क्या, P इंटू टी। अब हमें पता है एक फॉर्मूला याद रखना, P बराबर होता है बेटा V इंटू आई। पावर का फॉर्मूला होता है क्या, आगे हम पढ़ देंगे पावर, लेकिन यहाँ पे इसे पहले दे दिया है तो कोई ना, हम थोड़ा शॉर्टली में तो बता देते हैं कि पावर क्या होता है। पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। क्या होता है बेटा, जहां पर V पोटेंशियल डिफरेंस और I क्या बेटा, I क्या है, I करंट होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ होता है P इक्वल टू V इंटू आई। अब देखेंगे बच्चा लोग, जब P की वैल्यू पुट की जाएगी तो क्या हो जाएगा, V इंटू आई इंटू टी। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है तो कमेंट करेंगे कि सर यहाँ तक क्लियर है। चलिए क्लियर है, चलो बच्चा। अब आपको पता है, क्या पता है बच्चा लोग, क्या पता है कि V का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, यहाँ V की वैल्यू पुट कर दो, V इक्वल टू क्या होता है, IR। क्या होता है, IR। होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, होता है सर, बिल्कुल होता है। तो V का
v की वैल्यू जो है वो क्या पुट करेंगे हम, v की वैल्यू पुट कर देंगे I इंटू आर, आई इंटू आर, और एक आई टी हमारे पास पहले ही था, एक आई टी हमारे पास पहले ही था आई, तो आई इंटू आई क्या हो जाएगा, हीट बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर और एक टी। तो ये हमारा हीट का फॉर्मूला निकलता है। क्या निकलता है, हीट का फॉर्मूला। किसका निकलता है बेटा, हीट का फॉर्मूला। तो यहां से हमारे कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, हीट जो है वो करंट के, रेजिस्टेंस के और टाइम के तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसकी बेटा, तीनों क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर करंट बढ़ेगा और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो क्या बढ़ेगा बेटा, हीट भी बढ़ेगी। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात हीट बढ़ेगी, और जितने टाइम के रेजिस्टेंस करंट बहेगा, रेजिस्टेंस क्या कहते हैं उसको रोकेगा, वो हीट बढ़ेगी ही। तो टाइम के, करंट के, रेजिस्टेंस के तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या, हीट। क्या होती है, हीट। यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो यहां से एक और चीज तुम्हारी क्लियर हो जाएगी, क्या, यहां से तुम्हें क्या फॉर्मूला देखने में, यहां से हमारा जूल्स लॉ बोला जाता है इसको। यहां से जो चीजें हमें समझ में आ रही है ना, यहां से जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, इसको बोलते हैं हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बेटा, जूल्स लॉ ऑफ हीट। कैसे यूनिट क्या होती है बेटा, जूल्स। क्या होती है बेटा, जूल। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहां तक समझ आया, यहां तक समझ आया कि नहीं, यहां तक समझ आया। अब देखो यहां से क्या चीज पता मिल रही है हमें, पहला पॉइंट जो हमें देखने को मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके बेटा, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। किसके बेटा, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहला कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो रहा है। दूसरा क्या क्लियर हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। किसके बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। दो बातें क्लियर हुई कि नहीं, हुई कि नहीं। और तीसरी बात क्लियर हो रही है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो मतलब ये तीन चीजें हमारी इस हीट के फॉर्मूले से क्या होती हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली, यहां से तीन चीजें निकल के आती हैं। क्या, यही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। क्या कहलाता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आया कि नहीं, यहां तक समझ आया। तो ये हमारा हीट का फॉर्मूला है। क्या है, हीट का फॉर्मूला। अगर तुम्हें करंट दे रखा हो बेटा, रेजिस्टेंस दे रखा, टाइम दे रखा है, और वो तुमसे कहे कि बेटा हीट फाइंड करो या एनर्जी फाइंड करो, तो तुम्हें हीट का फॉर्मूला लगा देना है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। जिस बच्चे को समझ नहीं आया वो कमेंट करेंगे जल्दी, जिसको समझ नहीं आया है, अगर समझ आ गया तो दबा के लाइक ठोक दो बेटा लोग जल्दी। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक समझ आया। सर जी आ गया, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। इसे रफ कर दें, इसे रफ कर दें। चलो यहां तक समझ आ गया है। अब करते हैं आगे की बात। अभी खत्म नहीं हुआ हीटिंग इफेक्ट, 2-3 पॉइंट और बचे हैं, वो आपको बता देते। यहां तक हुआ कि नहीं, यहां तक हुआ कि नहीं, ये चीज क्लियर हो गई। H इक्वल टू क्या, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है बेटा, अब देखेंगे कि जो हीटिंग इफेक्ट जो है ना, क्या बेटा, हीटिंग इफेक्ट जो है ना वो डिजायरेबल सिर्फ किस किस के लिए है, हीटिंग इफेक्ट जो सिर्फ इन डिवाइसेस में ही काम करेंगे, डिजायरेबल फॉर क्या क्या, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, और कोई है, और इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, और किसमें यूज करते हो, आयरन हो गया, हीटर हो गया, और कुछ क्या बेटा, इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह। बल्ब में भी जो जलता है ना, ये
ठीक है, उसका फिलामेंट जलता है, वो भी इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट की वजह से जलता है, एटसेट्रा। तो ये इनके लिए क्या है, डिजायरेबल है। अब बात की जाए डिजायरेबल का मतलब, इनके लिए काम करेगा सही से। हीटिंग इफेक्ट अनडिजायरेबल किन किन के लिए है, अनडिजायरेबल, मान लो हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, और वो हीट कर रहा है, मान लो इतना वर्क किया हमने उससे कि वो हीट करने लगा, क्या करने लगा, हीट करने लगा, तो हमारे लिए अनडिजायरेबल है। क्या बेटा, अनडिजायरेबल। तो जितने डिवाइसेस हैं जिसमें हमें हीटिंग की जरूरत ही नहीं है और फिर वो क्या कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है, वो हीट हो रही है, तो फिर हमारे लिए वो कोई काम का नहीं है, वहां पर हीटिंग इफेक्ट कोई काम का नहीं है। टीवी हो गई, मोबाइल हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये हमारे लिए क्या होते हैं, अनडिजायरेबल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, अनडिजायरेबल होता है यहाँ पर हमारा हीटिंग इफेक्ट। मोबाइल हम चला रहे हैं और मोबाइल हीट करने लगा है, क्या फायदा, कुछ हम यूज़ करते हैं, कर सकते हैं उसका, नहीं कर सकते हैं, हमारा घाटा और हो जाएगा, लॉस ही हो जाएगा, हो सकता है उसकी बैटरी खराब हो जाए मोबाइल की। कंप्यूटर का हो सकता है कोई सिस्टम बिगड़ जाए या विंडो करप्ट हो जाए हीट की वजह से ज़्यादा। टीवी वगैरह क्या हो सकता है कोई इसका वायर वगैरह ही मेल्ट हो गए, खराब हो जाए टीवी। तो ये हमारे लिए क्या है, कुछ इन डिवाइसेस के लिए क्या है, वो अनडिजायरेबल है, और जिनके लिए डिजायरेबल है, जिनके लिए काम आता है, इलेक्ट्रिक आयरन में हीटिंग इफेक्ट चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, प्रेस करते हैं कपड़े तो ऑब्वियस सी बात है हमें आयरन में चाहिए। पानी हीट, क्या कहते हैं, पानी को गर्म करेंगे, गीजर वगैरह, बिल्कुल काम की चीज़ है, ठीक है, बल्ब वगैरह, बिल्कुल यहाँ पर हमें हीट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। यहाँ तो समझ आया कि नहीं, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। तो ये हमारा क्या चल रहा है बेटा, ये हमारा चल रहा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं, क्या समझ नहीं आया, चलो इसे नोट डाउन कर लेंगे बच्चा लोग। अब हम पढ़ने वाले हैं चलो बच्चा लोग शुरू करेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक बल्ब। क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या देखेंगे आप लोग, बल्ब देखा होगा आप सभी ने, ऑब्वियस सी बात है, घर पे बना होगा ये बल्ब, तो लग रहा है बल्ब की तरह, नहीं लग रहा, बल्ब नहीं लग रहा है ये, कोई नहीं, दोबारा बनाएंगे, कोशिश की जाएगी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसके अंदर एक फिलामेंट लगा होता है, क्या लगा होता है बेटा, एक फिलामेंट लगा होता है, इस तरीके का फिलामेंट, ठीक है। ये जो फिलामेंट है बेटा, ये बना होता है टंगस्टन का, इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट, क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ध्यान देना बेटा, ये किसका बना होता है, ये टंगस्टन का बना होता है, किसका बना होता है, टंगस्टन। ये फिलामेंट है, क्या है, फिलामेंट। ये बल्ब लग रहा है, थोड़ा बहुत तो लग ही रहा होगा नालायक को, चलो ये बल्ब है। ये जो इसका फिलामेंट बना हुआ है, किसका बना होता है, टंगस्टन का। और तुम्हें पता होगा बेटा टंगस्टन क्या है, टंगस्टन क्या होता है, टंगस्टन एक एलॉय होता है, क्या होता है बेटा, एलॉय होता है, क्या होता है, एलॉय होता है, ठीक है। तो देखो होता क्या है बेटा, होता ये है कि इसकी जो मोस्ट ऑफ द, क्या कहते हैं, जो एनर्जी होती है ना, जितना भी करंट होता है, ठीक है, वो इसमें जाकर क्योंकि अब पता है यहाँ पर क्या होना है, वो हीट करेगा ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जो मोस्टली जो हीट, जो एनर्जी जो होती है ना, जो मोस्ट ऑफ द एनर्जी होती है, वो हीट के फॉर्म में इसे जलाती है, क्या करती है, इसे जलाती है। मोस्ट ऑफ द जो एनर्जी होगी वो क्या करेगी, इसको जलाएगी, बर्न करेगी, ठीक है बेटा, ठीक है। इसे मेल्ट करने की कोशिश करेगी, पर मेल्ट होता नहीं, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है, 33 डिग्री, 3300 कुछ ऐसी डिग्री होता है, सेंटीग्रेड होता है, ठीक है बेटा। तो एक बार बताओ, जब इतना हाई इसका क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, तो ऑब्वियसली मेल्ट तो होने वाला नहीं है, तो हीट करता है, मोस्ट ऑफ द एनर्जी क्या करेगी, इसको हीट करेगी। और जो बाकी बची हुई जो एनर्जी होती है बेटा, वो क्या करती है, इसको रेडिएट, इसमें से जो लाइट निकलती है ना रेडिएशन के रूप में, वो जो बची हुई एनर्जी होती है उससे यहाँ क्या होता है, जो वो रेडिएशन के रूप में बाहर निकलती है, कहाँ से,
बल्ब में से। जो ज़्यादा जो एनर्जी रहेगी वो क्या करती है, इसको क्या करती है, इसको फिलामेंट को क्या करती है, हीट करती है। क्या करती है, इसको एक तरीके से जलाती है। क्या करती है, जलाती है, जो हमें हीट के रूप में दिखती है। दिखता है कि नहीं दिखता? बल्ब हमने देखा होगा, बल्ब देखा होगा, वो जलता हुआ दिखता है ना, अंदर एकदम लाइट से दिखती है। तो हमें जो अंदर जल रहा है वो हीट ज़्यादातर उसमें यूज़ की जाती है, और बाकी जो हमें आती हुई रोशनी दिखती है वो रेडिएशन के फॉर्म में, वो भी एनर्जी होती है, बट वो बहुत कम मात्रा में रेडिएट होती है। क्या होती है, जो बचा हुआ पार्ट होता है वो रेडिएशन के रूप में बाहर निकल आता है। किस में से, बल्ब में से। किसमें बेटा, बल्ब में से। ठीक है, अब देखेंगे इस एक रीज़न कि ये जो टंगस्टन है, हमने फिलामेंट का बनाने के लिए सिर्फ टंगस्टन का यूज़ क्यों किया? सिर्फ टंगस्टन का यूज़ किया तो बल्ब को बनाने के लिए हम टंगस्टन का यूज़ किया। इसका रीज़न क्या है? हम सिर्फ टंगस्टन का यूज़ क्यों करते हैं? उसके फिलामेंट को बनाने के लिए टंगस्टन का यूज़ क्यों करते हैं? इसका रीज़न देखेंगे बेटा। इसलिए करते हैं क्योंकि ये क्या होता है, टंगस्टन जो होता है क्या नहीं होता, बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता हाई टेम्परेचर पर भी। क्या नहीं होता, क्या नहीं होता, ये हाई टेम्परेचर पे भी क्या नहीं होता, ऑक्सीडाइज का मतलब क्या, ये जलता नहीं है जल्दी। क्या नहीं होता बेटा, ये जलता नहीं है, मेल्ट नहीं होता जल्दी, ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो लिख देना इट डज नॉट ऑक्सीडाइज। क्या नहीं होता बेटा, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता हाई टेम्परेचर पे भी। ठीक बच्चा, हाई टेम्परेचर भी क्या नहीं होता, ये क्या नहीं होता, ये क्या नहीं होता, मेल्ट नहीं होता, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता। जहां ऑक्सीजन होगी ऑब्वियस सी बात है वहां आग लगी जाएगी, लेकिन ये जल्दी क्या नहीं होता, ऑक्सीडाइज नहीं होता। और ना ये क्या होता है, मेल्ट होता है जल्दी, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना बेटा, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 380 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना बेटा, इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 380 डिग्री सेंटीग्रेड। सोच रहे हो, इतना है। अब जब इतना इसका मेल्टिंग पॉइंट है तो ऑब्वियस सी बात है कहां से मेल्ट होगा। ठीक है, कहां से मेल्ट होगा, इसीलिए हमने टंगस्टन का फिलामेंट यूज किया जाता है। टंगस्टन का फिलामेंट यूज किया जाता है। यहां तक समझ आया, यहां तक समझ आया। इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में पूछ देता बेटा, बहुत कुछ पूछता है। अब देखो, तो एक दो चीज़ें तो ये समझ आएगी कि फिलामेंट किससे बना होता है, रेडिएशन कैसी जाती है, एनर्जी का यूज मोस्टली कहाँ होता है, इस सिर्फ टंगस्टन का यूज़ किया जाता है। एक दो चीज़ें और देख लो कि इस बल्ब के अंदर ना बेटा, इस बल्ब के अंदर, चलो एक बल्ब यहाँ बना लेते हैं छोटा सा, है चलो। इस बल्ब के अंदर क्या होता है, इसमें गैस भरी होती है। क्या भरी होती है बेटा, गैस भरी होती है। क्या भरी होती है, गैस भरी होती है। ठीक है, क्या भरी होती है, इस बल्ब के अंदर क्या होती है, इसके अंदर गैस भरी होती है। क्या भरी होती है, गैस। कौन कौन सी गैस, तो लिख लेना, इसमें दो गैस होती है बेटा। कौन कौन सी, एक तो नाइट्रोजन होती है और एक होती है आर्गन। क्या होती है बेटा, इसके अंदर 2 गैसेस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती है, एक होती है नाइट्रोजन। कौन सी होती है बेटा, एक होती है नाइट्रोजन, और एक क्या होती है, एक होती है हमारी आर्गन। क्या होती है, इनका यूज क्यों किया जाता है, नाइट्रोजन और आर्गन की वजह से, इन 2 गैसेस की वजह से क्या होता है कि इस बल्ब की जो क्या कहते हैं टाइम पीरियड जो है ना, ये बहुत ज़्यादा टाइम तक क्या बना रहता है, एक तरीके से कैसा रहता है, इसकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा बनी होती है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। मतलब ये फिलामेंट जल्दी ख़राब नहीं होगा। और इसका जो भी इसमें सिस्टम लगा हुआ है बल्ब के अंदर, जो भी क्या कहते हैं मटेरियल वगैरह यूज़ किया गया है, वो नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस की वजह से क्या होता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। इसकी जो क्या कहते हैं लाइफ टाइम, इसका जो क्या कहते हैं टाइम पीरियड जो है वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो जाता है, एक तरीके से क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। किसकी वजह से, नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस की वजह से। किसमें, इलेक्ट्रिक बल्ब में। तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आप लोग देख लेंगे। समझ आया कि नहीं, यहाँ तक समझ आया। तो इलेक्ट्रिक बल्ब अगर आपसे पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक बल्ब, तो आपको ये सारी चीज़ें बता देनी है कि पहले तो इलेक्ट्रिक बल्ब होता क्या है, किससे बना होता है, उसमें किसका क्या कहते हैं फिलामेंट किस तरीके का, किस सब्सटेंस का बना होता है,
मैंने बताया था ये क्या है, एक एलॉय है। एलॉय आपको पता होता है ना, दो या दो से ज्यादा मेटल को मिक्स करके बनाया जाता है तो उसको हम एलॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एलॉय बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन सी गैसेस पाई जाती है जिसकी वजह से इनकी जो लाइफ है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है। ठीक है, और टंगस्टन का ही यूज किया जाता है क्योंकि ये जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता हाई टेम्परेचर पे भी, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है, 3380 डिग्री, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सोचो इतना ज़्यादा। ठीक है, समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं? सोचो इतना डिग्री सेल्सियस होता है, देख रहे हो? चलो, तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब। क्या बेटा? इलेक्ट्रिक बल्ब। अब हम करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब को खत्म। क्या करते हैं? खत्म। तो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं एक अच्छा पॉइंट है, अच्छा टॉपिक है। यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है, यहां तक अगर क्लियर है तो बच्चा सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे। जल्दी जल्दी लाइक कर दो बेटा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर ठोक दो। चलें आगे? चलो बेटा, इसे रफ करते हैं। जिन्होंने नहीं लिखा है वो पॉज करके वीडियो को बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा? स्क्रीनशॉट। चलो, पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? हर टॉपिक एकदम क्लियर समझाएंगे। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पिन करेंगे, मैं जवाब जरूर दूंगा। चलो आगे चलते हैं। एक नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फ्यूज। क्या बेटा? इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो आप लोगों ने फ्यूज वगैरह तो देखा ही होगा। फ्यूज वगैरह देखा है कि नहीं? फ्यूज वगैरह देखा है कि नहीं? मोस्टली आजकल देखने को मिल जाता है फ्यूज, क्योंकि मोस्टली छोटे छोटे डिवाइसेस में भी फ्यूज का यूज किया जाता है। कोई कंडेंसर बोर्ड लेके आएंगे आप, उसमें भी साथ में एक क्या देता है? एक फ्यूज दिया जाता है। क्या दिया जाता है? फ्यूज दिया जाता है। समझ आया कि नहीं? अब बताओगे मुझे इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? कमेंट में पिन करेंगे बच्चा लोग, फ्यूज क्या होता है? जल्दी। नहीं आया समझ? मैं बता देता हूँ। फ्यूज सबको पता है, बट सबको ये नहीं पता कि करना कैसे है, बताना कैसे है। ठीक है चलो चलो, जिनको पता है वो लोग कमेंट में पिन करेंगे फ्यूज क्या होता है। ठीक है बच्चा? चलो, कहते हैं ना फ्यूज उड़ गया है, सुनने को मिलता हो मोस्टली घर में कि फ्यूज उड़ गया है। क्यों उड़ गया? उड़ का मतलब क्या हो गया? उड़ का मतलब ये नहीं उड़ के चला गया, वो पंखा आ गया उसके, नहीं। उसका मतलब ये है, क्या मतलब है? उसका मतलब ये है बच्चा लोग कि उसका जो वायर था वो क्या हो गया? मेल्ट हो गया, टूट गया, ब्रेक हो गया। क्या होगा बेटा? ब्रेक हो गया। समझ आया कि नहीं? तो आप अगर आप तुमसे ये पूछे कोई कि इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है तो क्या कहोगे? इट्स अ डिवाइस। इट इज अ डिवाइस। इट इज अ डिवाइस जो क्या करता है? जो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। या कह सकते हो इट इज क्या? इट इज अ सेफ्टी डिवाइस। क्या है बेटा? सेफ्टी लगा लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारी क्या करता है? डिवाइसेस वगैरह का सेफ्टी करता है। इट्स अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रोटेक्ट्स आवर अप्लायंसेस फ्रॉम शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। किससे बचाता है? शॉर्ट सर्किट से बचाता है या फिर ओवरलोडिंग से बचाता है। ठीक है चलो, मतलब ये कि मान लेते हैं तुम्हारे घर में तुम्हें जरूरत है 440 वोल्ट की। कितनी जरूरत है? 440 वोल्ट की। ठीक है, और मान लो उसमें ज्यादा वोल्टेज का करंट आ गया, ज्यादा वोल्टेज आ गया। कितना आ गया? क्या आ गया? ज्यादा वोल्टेज आ गया। या तुम्हें इतने करंट की जरूरत है, ज्यादा करंट की सप्लाई आ गई, तो वो क्या होगा? सर्किट क्या कहते हैं? जो सर्किट में जब करंट क्या कहते हैं एंटर करेगा, तो फ्यूज का जो वायर लगा होता है ना, क्या वो टिन का बना होता है? किसका बना होता है? टिन का बना होता है, या फिर कॉपर और टिन का मिक्स होके बना होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? उसकी जो क्षमता होती है ना, कैपेसिटी जो होती है, वो और डिवाइसेस से थोड़ी सी ज्यादा होती है। जितने भी हमारे अप्लायंसेस लगे हैं ना, उससे हल्का सा ज्यादा क्या होता है? उसके कैपेसिटी हल्की सी ज्यादा होती है। और जब हल्की से ज्यादा, इसका मतलब ये कि
अगर अप्लायंसेस उसको नहीं झेल पाएंगे लेकिन फ्यूज थोड़ा सा झेल जाएगा। तो जैसे ही ओवरलोडिंग या करंट ज्यादा मात्रा में पहुंचता है तो फ्यूज का जो वायर होता है वो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, पिघल जाता है और ब्रेक डाउन हो जाता है। ताकि अगर ज्यादा करंट अंदर पहुंच गया, अगर अप्लायंसेस में हमारे क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में जितना हमारे सर्किट लगा हुआ है पूरे घर में, अगर होम के अप्लायंसेस में पहुंच गया तो सारे क्या हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, सबके अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसको बचाने के लिए, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट को बचाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज करते हैं। फ्यूज का यूज इसलिए होता है ताकि हमारे अप्लायंसेस को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जा सके। इसलिए इसे सेफ्टी डिवाइस बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, सेफ्टी डिवाइस। समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं। देखो इस तरीके से होता है फ्यूज, इस तरीके से होता है, दिखा देते हैं आपको। यहां से ठीक है, मान लो यहां से आ रही है सप्लाई, ठीक है, यहां से सप्लाई आ रही है, ठीक है, और ये हमारा होम का क्या है, सर्किट है। ठीक है बेटा, ये क्या है, हमारा होम का सर्किट है। ठीक है, अब बीच में यहां एक क्या लगा है, फ्यूज लगा है। क्या लगा है, मेन स्विच पे क्या लगा है, फ्यूज लगा है। और वो फ्यूज का जो वायर है बहुत थोड़ा सा पतला, एकदम पतला सा होता है। कैसा होता है, एकदम पतला सा, वो कनेक्ट है। ठीक है, इसका मैंने बताया था ये जो वायर है वो किसकी बनी होती है, टिन की या फिर कॉपर एंड टिन की। ठीक है, मिक्स होके बनी होती है। ठीक है, चलो तो जब क्या होगा, जब इससे सप्लाई ज्यादा आएगी, अगर होम सर्किट को इतना करंट नहीं चाहिए, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो क्या कहते हैं फ्यूज जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मेल्ट होके टूट जाएगा। और जब सप्लाई पहुंचेगी ही नहीं तो हमारे अप्लायंसेस को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, वो सेफ के सेफ रहेंगे। इसलिए इसको क्या बोला गया है, सेफ्टी डिवाइस। इट्स अ फ्यूज। क्या होता है, फ्यूज। समझ आया कि नहीं, देखो डायग्राम बना के भी समझा दिया। समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं। ठीक है, तो चाहो तो लिख लो इस पॉइंट को। ठीक है, कि फ्यूज इज मेड अप ऑफ टिन और कॉपर एंड टिन। या तो टिन से बना होगा या फिर किससे बना होगा, कॉपर एंड टिन के एलॉय से। क्योंकि अब कॉपर और टिन मिल गए तो ऑब्वियस सी बात है एलॉय बन गया। क्या बन गया बेटा, एलॉय। या तो कॉपर एंड टिन के एलॉय से मिलके बना होगा या फिर सिर्फ टिन से मिलके बना होगा। फ्यूज जो होता है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है किसके साथ, फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड, किसके साथ, डायरेक्टली कनेक्ट रहता है इन सीरीज। वो भी किसमें, देखो सीरीज में, यहां से दिख रहा है नहीं दिख रहा, यहां से वायर एकदम सीधी लाइन में और होम सर्किट में लगा हुआ है, मेन स्विच में। ठीक है, ठीक है चलो, तो ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद लाइव वायर। ठीक है, जो आपका लाइव वायर होगा उसके साथ डायरेक्टली सीरीज में कनेक्ट होता है। ठीक है बच्चा लोग, क्या होता है, कनेक्ट होता है। यहां तक समझ आया कि नहीं, यहां तक समझ आया कि नहीं, यहां तक समझ आया कि नहीं। समझ आ गया है तो सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे कि सर समझ में आ गया, सर समझ में आ गया। मैंने बताया किसके साथ, हमेशा देखो यहाँ सीरीज में एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सप्लाई यहाँ से आ रही है मेन स्विच में और मेन स्विच का वहाँ फ्यूज लगा हुआ है, फिर इसके बाद होम सर्किट में आपका जा रहा है। ठीक है, तो जब जा रहा है तो एकदम सीरीज में जा रहा है करंट, कहीं ऐसा नहीं है पैरेलल कोई और बीच में वायर वगैरह आ गई हो, नहीं, एकदम मेन स्विच से ये अब सप्लाई क्या कहते करता है, करंट को सप्लाई करता है, करंट की सप्लाई करता है। किससे, तो ये कनेक्ट रहता है एकदम सीरीज में, और वो भी किसके साथ, लाइव वायर के साथ। किसके साथ, लाइव वायर के साथ। अब मैंने बताया भी आपको कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बेटा, क्या मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है, कैसा होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। कि जैसे ही इसमें ओवरलोडिंग हुई है पिघलकर ब्रेक हो जाता है। क्या होता है बेटा, पिघलकर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा, एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, कि इसकी जो कैपेसिटी जो होती है ना, चलो लिख लो, कैपेसिटी जो होती है मैंने बता दिया अभी आपको, कैपेसिटी ऑफ फ्यूज, क्या बेटा, कैपेसिटी ऑफ फ्यूज इज स्लाइटर या फिर स्लाइटली हाइयर
देन अदर अप्लायंसेस, मतलब जितने भी अप्लायंसेस हमारे घर में लगे होंगे उसकी जो कैपेसिटी, उन अप्लायंसेस की जो कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी, थोड़ी सी कम होगी, किससे, फ्यूज से। मतलब फ्यूज की थोड़ी सी क्या होती है, ज्यादा होती कैपेसिटी, तभी तो वो झेल जाता है। और जब उसे लगता है कि ओवरलोडिंग हो रही है तो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। क्या होता है बेटा, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये हो जाता है हमारा क्या खत्म, इलेक्ट्रिक फ्यूज। और फ्यूज इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है बोर्ड वगैरह में और डायरेक्टली पूछ देता है। और कभी कभी नॉर्मल पूछेगा तो या तो एक नंबर में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देगा, फ्यूज किससे मिलकर बना होता है, एलॉय बता, किस एलॉय कहते हैं, एलॉय में कौन कौन से मेटल मिले हुए हैं। या फिर ये पूछ देगा इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है कि लो होता है, ठीक है। या फिर ये कह देगा वो सीरीज में लगा होता है कि पैरेलल में लगा होता है, मतलब एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और अगर तुमसे डेफिनेशन पूछेगा तो इलेक्ट्रिक, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है। हाउ कैन, क्या कहते हैं, आप इसको किस तरीके से क्या कहते हैं, सेफ्टी डिवाइस कह सकते हो, तो उसके रीजन डाल देने आपको, ठीक है, कि हमारे सॉकेट शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक सेफ्टी डिवाइस बोलते हैं। समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं, यहां तक हो गया। चलो रफ कर दें आगे, चलो आगे पढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक बचा हुआ, लास्ट पॉइंट अच्छे तरीके से पढ़ेंगे सभी लोग। यहां तक था इलेक्ट्रिक फ्यूज, क्या था, इलेक्ट्रिक फ्यूज, क्या था, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फिनिश होने वाला है जहां जहां मुझे लगा। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो इलेक्ट्रिक फ्यूज अभी खत्म किया है, डायरेक्टली थ्योरी पढ़ते पढ़ते थोड़े से बोर हो गए होंगे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या कहता है, एक न्यूमेरिकल करेंगे हम, किससे रिलेटेड अब आप लोग बताओगे। चलो न्यूमेरिकल है एक, क्या है कि मान लो एक क्वेश्चन दे रखा है कि जहां पर हीट दे रखी है कितनी, 10 जूल, कितनी दे रखी है, 10 जूल। टाइम दे रखा है मान लो 2 सेकेंड, कितना दे रखा है, 2 सेकेंड, ठीक है। आर दे रखा है कितना, चलो आर नहीं दे रखा, मान लेते हैं आई दे रखा है, क्या दे रखा है, आई दे रखा है मान लो 2 एम्पियर। और हमसे ये कहा जाए कि रेजिस्टेंस फाइंड करो, क्या फाइंड करो, रेजिस्टेंस फाइंड करो। तो बेटा बताओ कैसे फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे। तो एक फॉर्मूला होता है, अभी बताया था मैंने, क्या होता है, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, होता है कि नहीं होता। हीट दे रखी, कितनी रखी है, 10 जूल, आई कितना दे रखा है, 2 एम्पियर, मतलब 2 का स्क्वायर कर दो, इनटू आर का पता नहीं है हमें, टाइम दे रखा है 2 सेकेंड, आर फाइंड कर लो, 2 टू जा 10 की इक्वल टू 2 टू जा 4 इंटू आर इंटू 2, आर निकालोगे तो 4 टू जा 8 नीचे चला जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा 10/8, 10/8, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। तो आर जो निकला हमारा, निकला कितना, 5/4 ओम, 5/4 ओम, ये निकला है हमारा रेजिस्टेंस। आया कि नहीं, आया समझ में कि नहीं, आया समझ में कि नहीं। अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि मुझे हीट फाइंड करके बताओ, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, हीट फाइंड करो, अगर क्या पोटेंशियल क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 10 वोल्ट, ठीक है, करंट दे रखा है मान लो 20 एम्पियर, और टाइम दे रखा है मान लो 20 सेकेंड, ठीक है। और मैं तुमसे ये कहूं कि मुझे हीट फाइंड करके दिखाओ, तो अभी मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, हीट बराबर क्या होता है, V इंटू आई इंटू टी। दोनों हीट के फॉर्मूला होते हैं, एक तो ये वाला बताया था और एक ये वाला बताया था। हीट बराबर V इंटू आई इंटू टी, वी मतलब 10, आई मतलब 20 और टाइम मतलब 20, तो 20 कितना, 400, और ये 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4000 क्या हीट है, तो जूल में आएगी। समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप कर देना। अगर आपके क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है, और अगर आपको आता है तो आप अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए 2 न्यूमेरिकल भी करा दिए, आगे भी सीरीज और पैरेलल के भी और मिक्स के भी करवा दिए थे मैंने न्यूमेरिकल्स, वो जाके पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों देख लेना, उसमें आपके जो पीछे वाले बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, अब एक बचता है क्या, इलेक्ट्रिक पावर। सबसे लास्ट टॉपिक बचता है इलेक्ट्रिक पावर। मैंने बताया था भी कुछ टाइम पहले कि पावर का टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। यहां तक समझ आया सभी को, यहां तक समझ आया फ्यूज क्या होता है, समझ आया कि नहीं। अगर फ्यूज समझ में आ गया तो कमेंट करेंगे कि सर समझ में आ गया, चलो
समझ आया कि नहीं? अब देखो पावर क्या होती है बेटा, मैंने अभी बताया था पावर क्या होता है बेटा, पावर एक तरीके से रेट होती है। क्या होती है बेटा? रेट होती है। रेट किसकी होती है? रेट किसकी होती है? मान लो कुछ एनर्जी क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है। क्या हो रही है? मतलब कुछ एनर्जी, हीट एनर्जी हो चाहे कोई सी भी एनर्जी हो, क्या हो रही है? थोड़ी सी कंज्यूम, मतलब एनर्जी का यूज़ किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? एनर्जी का यूज़ किया जा रहा है। और एनर्जी का यूज़ करते हुए मान लो हमें कोई रेट दे रखी है कि 5 जूल पर सेकंड के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, वो क्या कहते हैं, खर्च हो रही है। 5 जूल पर सेकंड के अकॉर्डिंग एनर्जी खर्च हो रही है। तो एक रेट दे रखी है एनर्जी खर्च होने की। रेट दे रखी है कि नहीं दे रखी है? तो वो जो रेट होती है ना बेटा, एनर्जी की जो खर्च होने की, एनर्जी को कंज्यूम करने की जो रेट होती है, वो क्या कहलाती है बेटा? पावर कहलाती है। क्या कहलाती है? पावर कहलाती है। समझ आया कि नहीं? एनर्जी को कंज्यूम करने, मान लो 100 जूल एनर्जी 1 सेकंड में खर्च हो रही है। कितनी? 100 जूल एनर्जी 1 सेकंड में हम खर्च कर दे रहे हैं। ठीक है बेटा, कंज्यूम कर दे रहे हैं। तो अब जब कंज्यूम हो रही है तो मतलब उसकी रेट दे दी कि 100 जूल पर सेकंड। तो अगले सेकंड में कितने हो जाएगी? तो 2 सेकंड में कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी। जब 1 सेकंड में 100 जूल है तो 2 सेकंड में कितनी हो जाएगी बेटा? 200। मतलब एनर्जी के कंज्यूम होने की जो रेट कहलाती है वो क्या कहलाती है? पावर कहलाती है। क्या कहलाती है? पावर कहलाती है। द रेट एट विच, क्या? द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड, यही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बेटा? इज नोन एज क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर एट विच क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक की बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। अगर कोई और एनर्जी की बात हो रही तो वहाँ एनर्जी और दूसरी एनर्जी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंज्यूम किया जाता है उसकी रेट को हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर। तो एक बात बताओ, अब पावर बराबर पी बराबर क्या निकला? मैंने बताया ना, एनर्जी मतलब ई अपॉन, मैंने क्या बताया? पर टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा था। मतलब अभी को फॉर्मूले से हमारा क्या कहते हैं, जो हमारी डेफिनेशन उससे हमारा फॉर्मूला निकला है। पी बराबर क्या हो जाएगा? हीट पर टाइम में क्या हो रही है? कंज्यूम हो रही है। क्या हो रही है? कंज्यूम। तो पी बराबर क्या हो गया? ई अपॉन टी, या फिर लिख सकते हो तुम पी इक्वल टू एच अपॉन टी। क्योंकि मैंने बताया था एनर्जी चाहे हीट हो चाहे नॉर्मल एनर्जी हो, एनर्जी होती है। ठीक है, अगर वर्क डन भी होगा तो डब्ल्यू अपॉन टी भी चलेगा, कोई बात नहीं है, क्योंकि उसकी भी ऐसा यूनिट क्या होगी? जूल ही होती है। किसकी? वर्क की। चाहे एनर्जी आ जाए, चाहे हीट आ जाए, चाहे वर्क आ जाए, फॉर्मूला पावर क्या होने वाला है? डब्ल्यू अपॉन टी, ई अपॉन टी, या फिर एच अपॉन टी। होने वाली रेट ही है। क्या होने वाली बेटा? रेट ही होने वाला है। क्या होने वाला है बेटा? रेट ही होने वाला है। यहां तक समझ आया कि नहीं? यहां तक समझ आया कि नहीं? यहां तक समझ आ गया हो तो सभी लोग एक बार थम्स अप कर देंगे कि सर समझ में आ गया, सर समझ में आ गया। आया कि नहीं बेटा? आ गया। ठीक है, अब देखो हमें एक फॉर्मूला अभी बनाया था, ऊपर बताया था क्या कि E बराबर हमारा क्या निकला था? V इंटू आई इंटू टी निकला था कि निकला था? अपॉन में T है तो T से T कैंसिल कर दो, तो P बराबर एक फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? VI। क्या निकला है बेटा? VI। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया? VI निकाल लिया, क्योंकि E बराबर या H बराबर पता है हमें क्या होता है? V इंटू आई इंटू टी। ये हमारा हीट का फॉर्मूला निकला था। हीट का फॉर्मूला निकला था तो P इक्वल टू क्या हो गया? VI। क्या हो गया बेटा? VI हो गया। अब V की वैल्यू पुट कर दो। किसकी वैल्यू? तो एक और फॉर्मूला मिल जाएगा। V की वैल्यू पुट कर दोगे तो V बराबर, क्योंकि पता है हमें V इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि हमारे ओम भैया दे गए थे, क्या दे गए थे? V इक्वल टू आई आर दे गए थे। तो यहाँ से V की वैल्यू पुट कर दो तो V की वैल्यू एक हो गई I, और एक आई और दे रखी है हमें, तो आई स्क्वायर आर। एक फॉर्मूला हमारा ये निकला है, एक फॉर्मूला हमारा ये निकला है। तो हीट, देखो हीट का फॉर्मूला और पावर का फॉर्मूला बस इतना है, आई स्क्वायर आर होता है और हीट में होता है स्क्वायर आर टी। यहाँ पर पावर में V इंटू आई होता है, एनर्जी में होता है, हीट में होता है V इंटू आई इंटू टी। यहाँ प्रोडक्ट में क्या रहेगा? मल्टीप्लाई में क्या रहेगा? टाइम रहने वाला है, और पावर में टाइम नहीं रहने वाला है। क्या नहीं रहने वाला? टाइम नहीं रहने वाला है। किसमें? सिर्फ मल्टीप्लाई में। प्रोडक्ट की बात हो रही है। अगर डिवाइड की बात की जाए, रेट की बात की जाए, अगर फॉर्मूले की, तो एच अपॉन टी या ई अपॉन टी आएगा ही आएगा। किसमें? पावर में। किसमें आएगा बेटा? पावर में। समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं? अगर यहाँ तक समझ आ गया है तो सभी लोग थम्स अप करेंगे, क्योंकि पावर से फॉर्मूला और पावर से क्वेश्चन आता ही आता है, और एक गारंटीड क्वेश्चन आता है, और छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है। ठीक है, हो सकता है आपको क्या कहते हैं, डेफिनेशन भी पूछ दे, साथ में कोई न्यूमेरिकल भी डाल दे।
ठीक है। तो एक छोटा क्वेश्चन तो पावर का आता ही आता है, हर साल आता है, ठीक है। चलो चलिए, और फॉर्मूला याद करके जाना, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल किस पावर के किस फॉर्मूले से पूछ दे ये भी नहीं पता, ठीक है। चलो, इसकी जो ऐसा यूनिट होती है, इसकी जो ऐसा यूनिट होती है, अब तुम लोगों ने सुना होगा, कभी कभी कहते हैं कि मान लो किसी को गुस्सा आ रही है और उसकी पिटाई हो जाए तो कहते हैं ना, या फिर कोई खूब किसी से मेहनत ले ले तो कहते हैं ना आज तेरी वोट लग गई है। क्या लग गई है? वोट लग गई है। वोट लगने का मतलब ये नहीं है कि कुछ अलग तरीके से बोल रहा है, वो एक तरीके से कहावत सही बनाई गई है। क्यों बनाई गई है? वोट लगने का मतलब है कि उसकी एनर्जी जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग ली गई है। कोई बॉस है किसी ऑफिस में, क्या है, और उसकी वाट लगा रहा है, उसकी वाट लगाने का मतलब ये है कि वो उससे पर टाइम में, पर सेकंड में क्या ले रहा है, उसकी एनर्जी का यूज कर रहा है। क्या कर रहा है? एनर्जी का यूज कर रहा है। इसीलिए कहावत बनी है कि बेटा तुम्हारी वोट लगी पड़ी है, उसका मतलब तुम्हारी एनर्जी का यूज किया जा रहा है, वो भी अकॉर्डिंग टू टाइम, रेट के अकॉर्डिंग, कि बेटा तुझे एक दिन में ये 10 फाइलें कंप्लीट करनी ही करनी है। तो इसका मतलब ये है कि 24 घंटे में 10 फाइल का वर्क, एनर्जी ऑफ 10 फाइल इज डिवाइडेड बाय 24 आवर्स। तो क्या निकलेगी? रेट निकल रही, तुम्हारी पावर का यूज किया जा रहा है। तो इसीलिए हम इसकी ऐसा यूनिट जो होगी, क्या होगी? ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होगी बेटा? क्या होती है? वॉट होती है। क्या होती है? वॉट, जिसे हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं? तो यहां तक आपका ये है क्या? पावर। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? वॉट होती है। तो अब कोई तुमसे कहे कि वॉट लगने का मतलब क्या है, तो उसे एक फिजिक्स के वे में क्या करना है, आपको समझाना है। किसके फॉर्म में? किसके वे में? फिजिक्स के वे में, कि वॉट का मतलब, वॉट लगने का मतलब क्या होता है, वॉट लगने का मतलब क्या होता है, वॉट लगने का मतलब, वॉट लगने का मतलब क्या होता है। समझ आया कि नहीं आज तक? समझ आया कि नहीं आज तक? तो बेटा अब 1-2 पॉइंट और बचे, इसके बाद तुम्हारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। बेटा जो हम घर में यूज होती है ना हमारी एनर्जी, देखो बेटा, घर में क्या करते हैं हम, क्या होता है घर में जो हमारी रीडिंग वगैरह आती है ना, अब तुम्हें पता होगा कि रीडिंग घर में आती है लाइट वगैरह की, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की। तो बच्चों को ये नहीं पता होता कि वो आती कैसे हैं। वो आती इस तरीके से हैं कि कॉमर्शियल यूनिट जो मानी जाती है ना, किसकी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, वो क्या होती है? वो होती है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, जो कॉमर्शियल मानी गई है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर 1 किलोवाट आवर जो होता है वो किसके अकॉर्डिंग, किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट आवर जो एनर्जी होती है बेटा, क्या 1 किलोवाट एनर्जी जो होती है वो होती है 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर। किसके बराबर होता है? 6 जूल। मतलब अगर 1 किलोवाट आवर एक रीडिंग अगर निकल रही है ना तुम्हारे घर में, इसका मतलब तुम इतनी एनर्जी का यूज कर चुके हो। कितनी? 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल। कभी मौका मिला तो मैं इसको भी तुम्हें बताऊंगा कि ये कहाँ से निकला है, कैसे निकला है, ठीक है। चलो, पर कभी क्लास में। अभी हम इस चैप्टर को क्या करने वाले हैं? फिनिश करने वाले। तो याद रखें, अभी फिलहाल तुम्हें जो याद रखना है वो ये कि 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होती है? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल एनर्जी होती है, ठीक है। कि मतलब ये कि अगर आपसे ये कहे कि 1 किलो, क्या कहते हैं, 1 किलोवाट आवर जो है यही क्या होती है? ये 1 यूनिट मानी जाती है। क्या मानी जाती है बेटा? 1 किलोवाट आवर जो है वो क्या मानी जाती है? 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यही हमारे घर में यूनिट आती हैं। कहते हैं ना घर में कितनी यूनिट बिजली आई है, तो वो यही यूनिट होती है। क्या होती है? उसमें 1 किलोवाट आवर की हम एनर्जी क्या कर चुके थे? कंज्यूम कर चुके होते हैं। और उसकी एनर्जी कितनी होती है? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर। मतलब इतनी एक रीडिंग में हम इतनी एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं। कंज्यूम हम नहीं, हमारे जो अप्लायंसेस लगे हुए हैं, हमारे जो सर्किट लगा हुआ है, ठीक है। चलो, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? जितना ये कवर हो चुका है, ये पावर है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे नोट डाउन कर लेना। तो पावर हमारे बच्चे कहने सर जी आपने हमारी वोट लगा दी, 4 पार्ट बना दिए, है ना। चलो चलो, कोई नहीं, पढ़ोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छा रिजल्ट बनेगा, और अच्छा रिजल्ट बनेगा तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, और अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तो अच्छा भविष्य बन जाएगा। भविष्य तक कहाँ तक पहुँच गए? अभी 10th में पढ़ लो। चलो बच्चा लोग, तो यहाँ आपकी वीडियो खत्म होती है, ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 12 है, साइंस का क्लास 10th का एनसीईआरटी
4 पार्ट में हमने इसको डिवाइड करके कंप्लीट किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और शेयर ठोक के जाना। और हाँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस क्या कर देना, बेल आइकन को, ताकि जो भी नोटिफिकेशन, जितनी भी वीडियो हम लोग डालते हैं वो आप लोगों तक जरूर पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, मेहनत में लगे रहिए और कोशिश कीजिए कि इस बार आप लोग पेपर को फोड़ कर आएंगे और अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच आप सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आप सभी को।